Hello everyone, welcome to Wow Eyes. Now today we'll see our daily MCQs for 30th of July. So let's start guys. Question number 1 is consider the following statements with respect to the Knowledge Resource Center Network. KRC नेट ये इसका एब्रीविएशन है और ये क्वेश्चन हमने हमारे करंट अफेयर्स में कवर किया है गाइस, तो आप प्लीज़ उसको एक बार रेफ़र कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक नॉलेज मिलेगी. Statement 1 now. It is a pan-India network intended to connect all the research institutions in the country using high bandwidth and low latency networks. Now, Statement 2, it was launched by the Ministry of Earth Sciences under the Digital India Initiative. तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव KRC नेट को लॉन्च किया है, विच इज़ द नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क. स्टेटमेंट 2 हमारा इस कॉन्टेक्स्ट से ही सही हो जाता है. अब पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ अ पैन इंडिया नेटवर्क इंटेंडेड टू कनेक्ट ऑल द रिसोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. जो इसके लिए जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ द नेशनल नॉलेज नेटवर्क. ये एक अलग नेटवर्क है और KRC नेट से अलग है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क. ओके, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो नेशनल नॉलेज नेटवर्क से करस्पॉन्ड करता है, ना कि नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क से. ना नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क बेसिकली है क्या? तो दिस इज़ अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड इट एम्स टू गेट द ISO सर्टिफिकेशन फॉर डॉक्यूमेंटिंग मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज नॉलेज रिसोर्सेज. तो बेसिकली जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के, नॉलेज रिसोर्स सेंटर्स, ओके, इन्हीं का एक नेटवर्क है नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क. तो बेसिकली बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है. मैनेजमेंट होगा, इसमें कोलेशन होगा काफ़ी सारे वेरियस सोर्सेज का, उसका डिसेमिनेशन होगा. तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक जो रिसोर्स सेंटर नेटवर्क है वो क्या क्या फंक्शंस निभाएगा. तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो है B2 ओनली. पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है. दैट इज़ द नेशनल नॉलेज नेटवर्क गाइस, प्लीज़ रिमेंबर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now question number 2 is innovation contest Dare to Dream 2.0 was launched recently by A. ISRO, B. CSIR, C is DRDO और is D नीति आयोग. तो कॉन्टेक्स्ट है हमारा कि DRDO ने इसको लॉन्च किया है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO has launched its innovation contest which is named Dare to Dream 2.0, and this is launched on the 5th death anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam. Now what is the aim of this contest? So startups को, individuals को and emerging technologies को, emerging tech, इनको प्रमोट करना इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस एरिया. तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल जो एम है वो ये है कि नए इंडिविजुअल्स को और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में. ओके, नाउ इट इज़ एन ओपन चैलेंज, क्लोज चैलेंज नहीं है, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. आंसर है हमारा C, DRDO. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. क्वेश्चन नंबर 3 is consider the following statements. Statement 1, in vivo fertilization refers to the artificial method of fertilization between female egg and male sperm outside a human body. And second is in vitro fertilization refers to the normal method of fertilization between female egg and male sperm within a human body. और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है गाइस. ओके, सो व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट? तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ जुलाई. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे 25th ऑफ जुलाई को मनाया जाता है और ये इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट है. स्टेटमेंट इनकरेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है. तो आप देखिए दोनों स्टेटमेंट्स को रिवर्स कर दिया गया है. जो इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज़ अ नॉर्मल मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन फीमेल एग एंड द मेल स्पर्म विद इन अ ह्यूमन बॉडी. और जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है IVF जिसको हम बोलते हैं IVF, वो होता है एक आर्टिफिशियल मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन फीमेल एग एंड मेल स्पर्म आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी. ओके, सो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी. ओके, सो ये है बेसिकली आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी. इसमें जो
फर्टिलाइजेशन होता है वो पॉसिबल है। तो दोनों ही जो डेफिनेशन हैं उनको बस रिवर्स कर दिया गया है और इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। एक और जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF जो है वो एक असिस्टिव रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। काफ़ी सारी ARTs हमारे पास आज के टाइम में अवेलेबल हैं। उनमें से कुछ हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इसको हम गिफ्ट भी बोलते हैं, एब्रीविएशन गिफ्ट। दूसरा है हमारे पास जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, उसको हम जिफ्ट भी बोलते हैं। ओके, सो आंसर हमारा सी है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Now question number 4 is consider the following statements with respect to the Missile Technology Control Regime MTCR. Statement 1, it is a legally binding treaty. Statement 2, it aims to prevent the proliferation of missile and unmanned aerial vehicles capable of carrying payload greater than 5,000 kg, payload for more than 8,000 kilometers. And statement 3, yes, its 35th member. तो सबसे पहले MTCR का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्वेश्चन क्यों बनाया गया है वो इसलिए US कुछ चेंजेस कर रहा है। ओके, जो अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है MTCR रूल्स के अंदर उसमें कुछ चेंजेस US चाहता है। नाउ इज़ इट अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी? सो नो, इट इज़ नॉट अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, it aims to prevent the proliferation of missiles and UAV capable of carrying payload greater than 5,000 kg for more than 8,000 किलोमीटर। 5,000 किलोग्राम कोई भी वेपन सिस्टम कैरी नहीं करता है। ओके, तो इट्स जस्ट 500 किलोग्राम, इंस्टेड ऑफ 5,000 इट्स जस्ट 500 किलोग्राम। एंड ये जो डिस्टेंस है वो भी गलत है। UPSC आपको काफ़ी बार नंबर्स में कंफ्यूज करता है। जैसे अगर आपको याद हो तो PVTGs के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और उसमें आपको एक नंबर दिया था कि इतनी ट्राइब्स हैं, कुछ नंबर दिया हुआ था, वो गलत था। तो नंबर्स में काफ़ी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। एक और जो हमारे IRNSS से क्वेश्चन आया था रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से, उसमें भी जो डिस्टेंस थी वो गलत दी हुई थी उनमें। सो 8,000 किलोमीटर नहीं है, दिस इज़ जस्ट 300 किलोमीटर। ओके, क्योंकि कुछ हज़ार किलोमीटर पे तो ICBM हो जाती है और ICBM इसमें एक्चुअली कवर्ड नहीं है। अब इसमें कौन कौन सी जो मिसाइल्स हैं वो कवर्ड हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स कवर्ड हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ICBM भी कवर्ड है, बट 8,000 किलोमीटर्स इज़ अ टू वेरी गुड रेंज एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल अप टिल नाउ। दूसरा जो हमारा इन्वॉल्व है वो क्रूज़ मिसाइल्स भी इसमें कवर्ड हैं, क्रूज़ मिसाइल्स। नाउ स्पेस लॉन्च व्हीकल्स भी इंक्लूडेड हैं, UAVs भी इंक्लूडेड हैं, और रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं गाइस। बट ये रेंज और जो पेलोड है वो गलत दिया हुआ है इस स्टेटमेंट में। इंडिया इज इट्स 35th मेंबर, दिस इज़ करेक्ट। ये 35 मेंबर्स की हैं इसमें टोटल, 35 मेंबर की एक ट्रीटी है और 2016 में इंडिया को इंक्लूड किया, 2016 में। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक इनफॉर्मल ट्रीटी है, फॉर्मल नहीं है। ओके, इनफॉर्मल ट्रीटी है ये। सो आंसर है हमारा B3 ओनली। करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली द थर्ड वन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number 5 is the Morovicic discontinuity forms the boundary between A. crust and the mantle, B. outer core and the inner core, C. upper and lower crust, और is it D. upper and lower mantle। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि TTSZ के बारे में आपने सुना होगा, ट्यूटिंग टिडिंग सुचर जोन। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी इंटेंस सीज़मिक एक्टिविटी वहाँ पर देखने को आजकल मिल रही है। सीज़मिक एक्टिविटी यहाँ पे 2 अर्थक्वेक्स 2 अलग अलग डेप्थ्स पे प्रेजेंट हैं, तो उससे काफ़ी इंटेंस सीज़मिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये हमारे करंट अफेयर्स में भी आज कवर किया गया है, तो प्लीज़ रेफर टू इट गाइस। नाउ आपको बताना है कि डिसकंटिन्यूटी किस किस के बीच में है, द मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। तो सी स्ट्रक्चर से हम समझते हैं, ये हुई क्रस्ट। नाउ दिस इज़ द अपर मेंटल, upper mantle, this is the lower mantle, again this is the outer core and this is the inner core।
अब ये बैंड्स होते हैं बट मैंने आपको लाइंस के बीच में दिखाया है जिससे हम डिस्कंटिन्यूटी समझ सकते हैं। नाउ द क्रस्ट और जो अपर मेंटल है इसके बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी होती है डैट इज़ द मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। तो हमारा आंसर है ए। ओके, नाउ जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच जो डिस्कंटिन्यूटी होती है ये वाली यहाँ पर कहीं, उसको हम बोलते हैं रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। ओके, रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। नाउ मेंटल और आउटर कोर अब आया। ओके, मेंटल और आउटर कोर, तो इसके बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है दैट इज़ अवर गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और आउटर और इनर कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है दैट इज़ कॉल्ड द लीहमैन डिस्कंटिन्यूटी। लीहमैन डिस्कंटिन्यूटी। ओके गाइस, तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। आंसर हमारा ई, क्रस्ट और मेंटल के बीच जो डिस्कंटिन्यूटी है दैट इज़ कॉल्ड द मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Now question number 6 is consider the following statements with respect to suture। अभी हमने TTSZ की बात की, अरुणाचल प्रदेश में जो इंटेंस सीस्मिक एक्टिविटी देखने को मिल रही है ड्यू टू दिस ट्यूटिंग टिडिंग सुचर जोन, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया है। नाउ स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय यंग रिवर्स ऑन फोल्ड माउंटेन्स। एंड स्टेटमेंट 2, दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विद इग्नियस इंट्रूजन्स। ना आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इग्नियस इंट्रूजन्स तो ऑब्वियसली होंगे क्योंकि ये सीज़मिक एक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वॉल्केनिक उससे ये काफ़ी एसोसिएट कर सकता है, तो इग्नियस इंट्रूजन्स तो इसमें ऑब्वियसली है। ओके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय यंग रिवर्स ऑन फोल्ड माउंटेन, दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो बेसिकली जो सुचर होता है वो एक जॉइनिंग होती है फॉल्ट जोन में। फॉल्ट जोन में डिफरेंट टेरेन्स, डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स, उनके बीच अगर जॉइनिंग होती है तो डैट इज़ कॉल्ड अ सुचर। तो ऑब्वियसली अलग अलग जब पार्ट्स जॉइन हो रहे हैं किसी फॉल्ट जोन में तो वहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों अलग अलग साइड्स के वो एकदम डिफरेंट होंगे। ओके, सो नाउ सेपरेट टेरेन्स एकदम आपको अलग मिलेंगे अलग अलग साइड पे। फिर आपको प्लेट टेक्टोनिक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग मिलेंगे, प्लेट टेक्टोनिक फीचर्स वो दोनों साइड में अलग मिलेंगे आपको। तीसरा जो हमारे मेटामॉर्फिक और पेलियोग्राफिक जो हिस्ट्रीज़ हैं, रॉक्स और बाकी सारा मेटामॉर्फिक एंड पेलियोग्राफिक हिस्ट्रीज़, ये सब कुछ अलग होगा दोनों अलग अलग साइड्स पे। तो ये होती है बेसिकली सुचर जोन। अब जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब एक फॉल्ट जोन के ऊपर अगर एक सुचर जोन है तो वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा, तो एक माउंटेन रिप्रेजेंट करेगा, माउंटेन। ओके, हिमालयाज़, ईस्टर्न हिमालयाज़ में है ये TTSZ, तो इसको ईस्टर्न हिमालयाज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमेशा एक माउंटेन रिप्रेजेंट करेगा एक सुचर जोन को। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। तो आंसर है हमारा B, 2 ओनली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन इज़ यू हैव टू मैच द फॉलोइंग स्टेट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव लैंडस्केप्स। सो मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तराखंड। और जो लैंडस्केप्स में हमारे पास वो है डांपा लैंडस्केप, सिमलीपाल लैंडस्केप, चंबल लैंडस्केप, कॉर्बेट राजाजी लैंडस्केप और डेजर्ट नेशनल पार्क लैंडस्केप। दिस क्वेश्चन इज़ फेयरली ईजी गाइज। सबसे हम जो इजी है चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें अलग अलग ईज लेवल पे हो सकती हैं, बट वील स्टार्ट राजस्थान के साथ। तो राजस्थान और डेजर्ट नेशनल पार्क आप आराम से बता देंगे। ओके, सो फोर्थ का जो ऑप्शन हमारे पास है वो है ई। तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं अभी, B, C एंड D। ओके, इनमें से कोई भी हो सकता है। नाउ फिफ्थ में भी ऑब्वियसली ये D ऑप्शन दिए हुए हैं तीनों में। तो फिफ्थ देखिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कॉर्बेट राजाजी लैंडस्केप, दिस इज़ ओके ट्रू। ओके, उड़ीसा देखिए, अब ये तीन ऑप्शन अभी भी हो सकते हैं ना। अब हमको अगर एलिमिनेट करना है तो आप ये देखिए सेकंड में तीनों अलग अलग ऑप्शंस हैं A, B, C। तो आप सेकंड को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप आंसर तक तो पहुंच गए। नाउ सेकंड इज़ मिज़ोरम। मिज़ोरम अगर आपको पता है तो डांपा लैंडस्केप मिज़ोरम में है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं उड़ीसा में सिमलीपल है, वी ऑल नो दिस, उड़ीसा में सिमलीपल है, नेशनल पार्क भी है। और मध्य प्रदेश तो चंबल बहुत एक फेमस रीजन है मध्य प्रदेश का, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, ये सब चंबल में आता है। तो दिस इज़ फेयरली ईजी, ये क्वेश्चन ईजी ही है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड हमने आइडेंटिफाई करना था, सेकंड का आंसर है A, तो हमारा आंसर हो गया B। फर्स्ट इज़ C, मध्य प्रदेश चंबल, एंड
बचा हमारा तीसरा, तो इट इज़ बी सिम्प्लीफाई लैंडस्केप। दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। इसी के साथ हमारे आज के MCQs ख़त्म होते हैं। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट एंड गेट दिस। ओके, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू गाइस।